गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अपने समझ लेते हैं ITCZ। नेक्स्ट आपके भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से ITCZ अंतःकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। सबसे पहले इसको मैं समझ लेते हैं कि ITCZ अंतःकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है। तो ITCZ अंतःकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे अपन कहते हैं सबसे निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। ठीक है, सबसे निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पे निम्न वायुदाब विकसित कहाँ होता है? जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हो, जहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा हो, जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हो और तापमान सबसे ज़्यादा हो, तो वहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे अंतःकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पेटी विकसित होगी, क्योंकि यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र वाला स्थान होता है। सबसे पहले आप फेरल का नियम समझ लो कि फेरल का नियम, फेरल क्या बताता है? फेरल के नियम में क्या बताता है? फेरल ने दो नियम दिए थे। सबसे पहला नियम होता है कि पवनें हमेशा ही उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो यहाँ पर देखना कि उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित कहाँ होता है और निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित कहाँ होता है। तो यहाँ पर अपने संपूर्ण पृथ्वी का चित्र में आप देखिए कि यहाँ पे भूमध्य रेखा है और उसके बाद में यहाँ पे कर्क रेखा आती है, यहाँ पर मकर रेखा आती है। ठीक है, यहाँ पर आती है मकर रेखा और यहाँ पर आपकी आती है कर्क रेखा, और यहाँ पर आपके ध्रुवीय क्षेत्र, ये दोनों हैं ध्रुवीय क्षेत्र, 90 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्र, 90 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्र। तो यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र कहाँ विकसित होता है? जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हो, जिससे क्या होता है वहाँ का धरातल गर्म हो जाता है और पवनें हल्की होकर ऊपर उठती है। और यहाँ पे उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित कहाँ होता है? जहाँ पे सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हो, तिरछी किरणें पड़ने से यहाँ पे सर्दी सबसे ज़्यादा होती है, शीत ऋतु सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे पवनों में आर्द्रता सबसे ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है पवनें वहाँ पर नीचे गिरती है, नीचे चली जाती है। तो वहाँ पे उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। तो यहाँ पर देखो पवन, सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रही है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। तो यहाँ पर क्या होता है? निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ने से यहाँ का धरातल गर्म हो जाता है और पवनों में आर्द्रता समाप्त हो जाती है, जिससे पवनें हल्की होकर ऊपर उड़ती है। यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। उसी प्रकार से अपने भारत की बात करते हैं तो भारत में ITCZ की पेटी किस प्रकार से कर्क रेखा पर स्थापित होती है और किस प्रकार से अपने मकर रेखा पर स्थापित होती है। तो ये अपने कारण समझेंगे सबसे चित्र के माध्यम से, उसकी बाद में इसकी परिभाषा लिखेंगे भारत की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तब यहाँ पे देखना कि भारत की लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। यहाँ पे आपकी होगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गई, और यहाँ पे भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जिसे अपने कहते हैं कर्क रेखा। तो इस प्रकार अपने ITCZ की पेटी कहाँ पर स्थापित होती है और भारत की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है, सबसे पहले अपने चित्र के माध्यम से समझो। ठीक है, अब यहाँ पर देखना भूमध्य रेखा पर सूर्य आपके 21 मार्च को होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने उत्तरायण आ जाता है। ठीक है, और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। तो यहाँ पे 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे चमकने से यहाँ पर क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ के उत्तरी भाग, ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर का भाग या कर्क रेखा पर उत्तरी भाग, ये क्या होता है? गर्म हो जाता है, यहाँ का धरातल गर्म हो जाता है, जिससे यहाँ पे क्या होती है? पवनों में आर्द्रता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तापमान ज़्यादा होने से पवनों में आर्द्रता समाप्त हो जाती है और यहाँ पे आसपास का धरातल गर्म हो जाता है। शुष्क हो गई, शुष्क होने के कारण क्या होती है? वो हल्की होती है और हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। ठीक है, बाहर अपने उत्तरी भारत के धरातल से ऊपर उठती है, जिससे यहाँ पे क्या होता है? निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है, जिससे अपने कहते हैं ITCZ। ITCZ की पेटी ये क्या होती है? सबसे निम्न वायुदाब क्षेत्रीय क्षेत्र होता है, जिससे अपने ITCZ अंतःकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से, यहाँ का धरातल गर्म होने से, तापमान ज़्यादा होने से, ठीक है, पवनों की आर्द्रता समाप्त हो जाती है और पवनें हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे यहाँ पे क्या होता है? ITCZ की पेटी स्थापित हो जाती है। ITCZ की पेटी स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो हमने फेरल का नियम बताया था कि पवनें हमेशा ही उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। दूसरा नियम बताया था कि पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर घूम जाती है और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूम जाती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है, बस ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखना कि विश्व स्तर पर अपने समझते हुए, फेरल का नियम समझते हुए, और भारत में ITCZ की पेटी और यहाँ पे किस प्रकार होता है, यहाँ पे पहले चित्र के माध्यम समझेंगे, उसके बाद अपने करेंगे। तो यहाँ पर देखना कि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर है, तो यहाँ से तिरछी किरणें कहाँ पड़ रही है? मकर रेखा पर। ठीक है, कि सूर्य 21 जून को
कर्क रेखा पर है तो यहाँ पर तिरछी किरणें कहाँ पड़ रही है, मकर रेखा पर। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि ग्रीष्म ऋतु कहाँ पे है, उत्तरी भारत में। कर्क रेखा पर ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी चमक रही है, और यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ी, मतलब यहाँ पर शीत ऋतु पाई जाती है, मकर रेखा पर शीत ऋतु पाई जाती है। तो यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो गया, और यहाँ पे मकर रेखा पर उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो गया। उच्च वायुदाब क्षेत्र कहाँ विकसित होता है, यहाँ पे सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हो और यहाँ पे शीत ऋतु होती हो, ठीक है। तो मकर रेखा पर शीत ऋतु है और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है। तो शीत ऋतु में पवनें हल्की भारी होकर नीचे गिरेगी, और ग्रीष्म ऋतु में पवनें हल्की ऊपर उठेगी। तो इस प्रकार से पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करेगी, ठीक है। तो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करेगी, क्योंकि फेरल के नियम के अनुसार पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करेगी। तो यहाँ पर देखना कि मकर रेखा पर उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हुआ और यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हुआ। इसके अलावा एक अपने व्यापारिक पवनों की बात करते हैं कि व्यापारिक पवनें किस प्रकार से चलती है। तो व्यापारिक पवनें किस प्रकार चलती है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, ठीक है। व्यापारिक पवनों की दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे व्यापारिक पवनें आती है मकर रेखा से। उसके बाद में यहाँ क्या करती है, यहाँ पे भी निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है, इस वजह से उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो यहाँ पर हमें भारत की बात करती है, संपूर्ण विश्व की बात नहीं करते हुए सिर्फ भारत की बात करती है कि भारत में उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित कहाँ होता है और निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित कहाँ होता है और उच्च वायु क्षेत्र विकसित कहाँ होता है। तो मकर रेखा से व्यापारिक पवनें दक्षिणी पूर्व से उत्तरी पश्चिम की ओर चलती है। जब भूमध्य रेखा को पार करती है तो इसकी दिशा बदल जाती है, तब इसकी दिशा बदल जाती है, दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा हो गई। उसके बाद में पवनें इस प्रकार से चलती है, जिससे अपने कहते हैं मानसून का आगमन, जिससे अपने कहते हैं मानसून का आगमन। तो ये इस प्रकार क्यों चलती है, क्योंकि यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हुआ है और यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हुआ। ये क्यों हुआ, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही है, कर्क रेखा पर पड़ रही है। कर्क रेखा पड़ने से पवनों में आर्द्रता समाप्त हो जाती है और यहाँ हल्की को ऊपर उठती है और यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे मकर रेखा पर उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो गया। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो मकर रेखा में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा में इसकी स्थिति दक्षिणी पूर्व के बाद में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की होती है। जब भूमध्य रेखा को पार करती है तो पवनें अपने दाईं दिशा में घूम जाती है, पवनें अपने दाईं दिशा में घूम जाती है। फेरल के नियम के अनुसार कि भूमध्य रेखा को पार करने के बाद पवनें दाईं दिशा में घूम जाती है, तो पवनें यहाँ पर दाईं दिशा में घूम गई, ठीक है। उसके बाद में इसके कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। अब यहाँ पवनें कैसे चलती है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है, जिससे अपने कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो इस प्रकार से ITCZ की पेटी भी क्या करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है। ITCZ की भारत की जलवायु को इस प्रकार से प्रभावित करती है। वापिस से एक बार देख लेना कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, जिससे यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है और यहाँ पे मकर रेखा पर उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। उसी प्रकार से जब यहाँ पे सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होता है, उसके बाद में 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर चमकता है, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर नीचे ही मकर रेखा पर जाता है। 22 दिसंबर को यहाँ पे सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तब यहाँ पे देखना निम्न वायुदाब क्षेत्र यहाँ पर विकसित हो गया और उच्च वायुदाब क्षेत्र यहाँ पर विकसित हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि मकर रेखा पर सूर्य होता है तो सीधी किरणें कहाँ पड़े, मकर रेखा पर पड़ रही है, और यहाँ पे शीत ऋतु, यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ने के कारण, कर्क रेखा पर तिरछी किरणें पड़ने के कारण यहाँ पे शीत ऋतु पाई जाती है। तो शीत ऋतु में हमेशा ही उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है और ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। तो पवनें हमेशा ही उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करेगी। तो वापिस से पवनें क्या करती है, वापिस से पवनें यहाँ पे हिमालय पर्वत से टकरा करके वापिस शीत ऋतु में इस प्रकार चलेगी वापिस, ठीक है, भूमध्य रेखा की ओर चलेगी, मकर रेखा या समुद्र तट की ओर चलेगी। तो इस प्रकार से पवनें ये क्या करती है, ITCZ की पेटी इस प्रकार स्थापित होती है। अब यहाँ पे 22 दिसंबर को क्या है, ITCZ की पेटी यहाँ पर स्थापित हो गई। ITCZ की पेटी मकर का स्थापित हो गई, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी जहाँ चमक रही है और यहाँ पे सागरीय मौसम ये गर्म हो जाता है, यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है और पवनें हल्की होकर ऊपर उठेगी और यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो गया। तो ITCZ की पेटी मकर का विस्थापित होती है, तो पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से वापस निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो ये आपने समझ लिया। उसके बाद आप लिखना
जून जुलाई माह में, जून जुलाई माह में ITCZ की पेटी कर्क रेखा पर या अपने कोष्टक में उत्तरी भारत, कर्क रेखा पर या उत्तरी भारत पर विकसित होती है। जून जुलाई माह में ITCZ की पेटी कर्क रेखा पर या उत्तरी भारत में विकसित होती है। तब पवनें दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूम जाती है, दाईं ओर घूम जाती है तथा इसकी दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, इससे भारत में मानसून का आगमन दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगमन कहा जाता है। ठीक है, तो ये होगी इसकी परिभाषा कि जून जुलाई माह में ITCZ की पेटी कर्क रेखा पर विकसित होती है या अपने उत्तरी भारत पर विकसित होती है। तब पवनें दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व पवनें हो जाती है, दक्षिणी पूर्व से उत्तरी पश्चिमी की ओर होती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है कि दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है। और व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर घूम जाती है। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं, हमने बताया था अपने यहाँ पे कि भूमध्य रेखा को पार करने के बाद दाईं ओर घूम जाती है और भूमध्य रेखा को पार कर दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूम जाती है तथा इसकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी से, ठीक है, इसकी दिशा किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व हो जाती है। इसे भारत में मानसून का आगमन कहा जाता है या दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इसकी परिभाषा। इसके अलावा अपने लिखो
जब ग्रीष्म ऋतु में ITCZ की पेटी मकर रेखा पर विकसित होती है तो पवनें उत्तरी भारत उच्च वायुदाब क्षेत्र उत्तरी भारत से दक्षिणी मकर रेखा की ओर चलने लगती है, जिससे मानसून का लौटना कहा जाता है। जिससे मानसून का लौटना कहा जाता है। यहाँ पे अपने समझ रहे थे कि मकर रेखा पर ITCZ की पेटी निम्न वायुदाब क्षेत्र यहाँ पे मकर रेखा पर विकसित होता है और यहाँ पे उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है, तो पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करेगी। और ये पवनें किस प्रकार होगी, तो पवनों की दिशा कैसे होगी, पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगी, उत्तर पूर्व से पश्चिम की दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगी।